संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे जैसे कि हमारी एसएससी सीजीएल की सीरीज चल रही है और आज हम आपके पास आ गए हैं लेक्चर 9th लेके। हमारे ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 9th। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस के साथ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट मोड पे रहते हैं, जो फ्यूचर में आ सकते हैं, उनके साथ हम एक मिक्सचर लेके आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका मिक्सचर है जी। ठीक है, तो होपफुली आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प कर रही होंगी आपका एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की 9th वीडियो के साथ। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम बहुत जल्द पंजाब स्टेट एग्ज़ाम्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द आपको एक पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स का कंबाइंड पैकेज मिलेगा। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन सभी के लिंक इस वीडियो के साथ आपको दे दिए जाएंगे। तो आप पिछली वीडियोज़ देख के भी जो आपके प्रेपरेशन है वो कर सकते हो। डन। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर के साथ, 9th वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को किस नाम से बुलाया जाता है, इसे और क्या बोला जाता है। ठीक है जी। तो ऑप्शंस आर बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्रविडियन रोमन आर्ट, ग्रीको रोमन आर्ट या ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट, ऑप्शन डी, जो कंधार स्कूल ऑफ आर्ट है जी। ठीक है, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जब इंडो ग्रीक्स आए इंडिया में तो इंडो ग्रीक्स के टाइम कंधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या हुई, फ्लरिश हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट, द सर्जरी दैट वॉज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट इंडिया इज नोन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। ठीक है जी, आपने सुना ही होगा या आप लोग जानते होंगे कि जो सर्जरी है, जो मॉडर्न सर्जरी है, इसका आविष्कार एंशियंट इंडिया में हो चुका था। ठीक है जी, जो हमारे ऋषि थे एंशियंट इंडिया में वो सर्जरी स्टार्ट कर चुके थे और जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं, उसमें अच्छा खासा वेरवा मिलता है सर्जरीज का और अलग अलग तरह की सर्जरीज, और हर सर्जरी के लिए एक अलग टूल और इक्विपमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है जी। तो ऑप्शंस देखते हैं, अत्रेया, सुश्रुता, चरक या वाघभट। होपफुली आप लोगों को ऑप्शन से आंसर क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सुश्रुता। सुश्रुत संहिता में सर्जरी का पूरा लेखा जोखा बताया गया जी, जो हमारा एंशियंट टेक्स्ट है। ठीक है, तो सुश्रुता इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी हमारे हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से नहीं, एंशियंट इंडिया में सुश्रुता वॉज द फादर ऑफ सर्जरी। डन। हु बिल्ट कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, इनमें से कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया जी एलोरा में। ऑप्शंस देखते हैं, राजेंद्र वन, महेंद्र वर्मन वन, कृष्णा वन या गोविंदा वन। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, ठीक है जी, इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज के कार्यकाल में बना जी कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। ठीक है, ये दुनिया का एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो ऊपर से नीचे की तरफ बना है, जिसकी छत पहले बनी, बेस बाद में बना है। वो कैसे, क्योंकि ऊपर से रॉक कट करनी स्टार्ट की और रॉक कट करते करते नीचे की तरफ आए। ठीक है जी। सो इट वॉज बिल्ट बाय कृष्णा वन, ऑप्शन सी कृष्णा वन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा वन। और ये कहाँ पे है जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एलोरा केव्स कहाँ पे हैं जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। डन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी इज मेंट बाय सर्वोदय। जब गांधी जी सर्वोदय का उल्लेख करते हैं तो इससे गांधी जी का मतलब क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज नॉन वायलेंस, सेकेंड इज अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, थर्ड इज द बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, या फोर्थ इज सत्याग्रह। तो दोस्तों सर्वोदय से जो गांधी जी का मतलब है वो है ऑप्शन सी, द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। ठीक है जी। अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ठीक है जी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल वॉज द क्रक्स ऑफ द सर्वोदय। ठीक है जी।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम? इनमें से किसने जी मनसबदारी सिस्टम शुरू किया? ऑप्शन देखते हैं, जहांगीर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अकबर। मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। मनसबदारी सिस्टम क्या था जी? ठीक है, मनसब का मतलब होता है पोस्ट, ठीक है जी, कोई ओहदा देना। अकबर ने जो नोबल्स थे, ठीक है जी, या जो मिलिट्री पर्सोनल्स होते थे अकबर के टाइम में, उनको जो रैंक्स देते थे अकबर, दैट वाज कॉल्ड मनसबदारी सिस्टम। और जो उनकी सैलरी है, जो उनको वेजेस में सैलरी मिलती थी, अलाउंसेस मिलते थे, ठीक है, वो मनसबदारी के अकॉर्डिंग मिलते थे, अकॉर्डिंग टू रैंक दिए जाते थे। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। ठीक है जी। नेक्स्ट, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रीन ऑफ? किसके राज में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी? ऑप्शन देखते हैं जी, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, तुलसीदास वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। अकबर के कालखंड में तुलसीदास जी थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वॉज ग्रेटेस्ट कुशान रूलर? कुशान का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, वाशिका, वासुदेवा, हुविष्का या कनिष्का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, कनिष्का। कनिष्क इज ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका। कनिष्क को क्या बोलते हैं? सेकंड अशोका। कुशान्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। कुशान्स कहाँ से आए थे जी? सेंट्रल एशिया से। और कनिष्क ने क्या करवाई जी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई कनिष्क ने, और कनिष्क को बोला जाता है जी सेकंड अशोका, एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज? इनमें से दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज, ट्रांस अटलांटिक रेलवेज, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज या कैनेडियन नेशनल रेलवेज। ठीक है जी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट है। ठीक है जी, 9000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये सिंगल रूट है, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। कहाँ पे? रशिया में। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट द? दिन और रात कहाँ पे इक्वल होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, प्राइम मेरिडियन, पोल्स, इक्वेटर या अंटार्कटिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इक्वेटर। इक्वेटर पे दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जी। ठीक है, और 2 दिन साल में क्या होते हैं? इक्विनॉक्सेस। साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरे ग्लोब पे देयर इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है जी, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, जिसे बोलते हैं इक्विनॉक्सेस। कौन कौन से दिन है जी? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है जी, इसे बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, इससे ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है जी, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब पूरे ग्लोब पे देयर इज इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर? ठीक है जी, इनमें से कौन से एयर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज हैं? ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन ए इज फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शंस, ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म्स या ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीव्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी, हम यहाँ पे बना देते हैं ऑप्शन ई, ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी, ये सारे ही एयर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज हैं। ठीक है, जंगलों में आग लगती है, वॉल्केनिक इरप्शंस, जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है जी, डस्ट स्टॉर्म्स हैं या स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीव्स, ऑल दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। डन। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया? इनमें से सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेनिसुलर रिवर? पेनिसुला क्या होता है जी? पेनिसुला विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, जिसके 3 तरफ क्या हो जी? पानी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रफली
ठीक है जी, इंडिया का मैप है। ठीक है जी, इधर अरेबियन सी, देयर इज अरेबियन सी। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन। ठीक है जी, सो इट इज सराउंडेड बाय, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तीन तरफ के इंडिया के पानी और एक तरफ क्या है, लैंड है। तो इसे क्या बोलते हैं जी, पेनिसुला, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिसुला। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला इंडिया हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं जी, सारे को पेनिसुलर इंडिया। और पेनिसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी, जिसे हम साउथ गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से इंडिया का कौन सा एरिया है जहां पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जिस ऑप्शंस देखते हैं, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज ईस्टर्न घाट्स, सी इज वेस्टर्न घाट्स, या डी इज मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इनमें से इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरीज, नंदा देवी, सुंदरबंस, या गल्फ ऑफ मन्नार। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जी, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और जो इनमें से गल्फ ऑफ मन्नार है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इट इज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी ज़्यादा एरिया कवर करता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जी। नेक्स्ट, और हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार में हमें खास एनिमल मिलता है जी। ठीक है, जो यहाँ का एक तरह का यूनिक सा फौना है, दैट इज कॉल्ड डुगोंग। एक खास एनिमल हमें मिलता है जी गल्फ ऑफ मन्नार में, दैट इज डुगोंग, जिसे हम सी काऊ भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो जी, एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। अगर भारत के संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो वो कहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं, बाय इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन राज्यसभा, अगर कोई राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो तो, सेकंड बाय द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, और बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक है जी, और ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। और हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन सी कंट्री से बोरो किया जी, साउथ अफ्रीका। डन। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आते हैं, ऑप्शन देखते हैं जी, आर्टिकल 318, आर्टिकल 324, आर्टिकल 361, या आर्टिकल 362। तो इलेक्शन कमीशन फॉल्स अंडर आर्टिकल 324। ठीक है जी, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन आते हैं जी आर्टिकल 324 में। डन। इट इज कंसिस्टेड ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनमें कौन होता है जी, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर।
ये बढ़ाए भी जा सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 से 3 भी किए जा सकते हैं। डन। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं जी। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्करेंट लिस्ट, अभी ये है क्या जी कॉन्करेंट लिस्ट? ठीक है, अंडर शेड्यूल 7th देयर आर 3 लिस्ट। शेड्यूल 7th में 3 लिस्ट हैं जी। ठीक है जी, कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। ठीक है जी, यूनियन लिस्ट में जिसकी पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ किसके पास है जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और इसमें है जी 100 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में जिसकी पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसमें है जी 61 सब्जेक्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट सेंटर और स्टेट की कॉमन है, जिसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है या स्टेट भी लॉ बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी लॉ को लेके सेंटर और स्टेट में हॉल लॉक हो गया ना, डेडलॉक हो गया, तो इसमें सेंटर की पावर प्रिवेल करेगी, स्टेट की पावर नहीं चलेगी, सेंटर की पावर प्रिवेल करेगी इन केस कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर और स्टेट में कोई इशू अराइज होता है। और इसमें होते हैं जी 52 सब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी, ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? इट हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, जिसमें सेंटर और स्टेट के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और इट फॉल्स अंडर शेड्यूल 7th। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी। बोडो एंड डोगरी वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट? बोडो लैंग्वेज और डोगरी लैंग्वेज, इनमें से कौन सी अमेंडमेंट के साथ 8वें शेड्यूल में ऐड की गई? ऑप्शन देखते हैं, 91st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट या 85th अमेंडमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, 92nd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट के साथ बोडो, डोगरी, संथली एंड मैथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई जी हमारे 8th शेड्यूल में। ठीक है जी। नेक्स्ट, which of the following writ of the High Court or Supreme Court is issued to restrain a person from holding a office which he is not entitled to? अगर किसी पर्सन ने इलीगली कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इनमें से कौन सी रिट इशू की जाती है? हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ऑप्शन देखते हैं जी, सर्शरारी, मैंडामस, प्रोहिबिशन या कोवरेंटो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोवरेंटो। ठीक है, अगर किसी ने इलीगल तरीके से कोई ऑफिस ऑक्यूपाई किया या कोई पब्लिक पोस्ट ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है जी, to check the legality of that person, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इश्यू द कोवरेंटो रिट। ठीक है जी, देयर आर 5 रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, 4 ही हैं और एक होती है हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट देखते हैं जी। द अथॉरिटी टू द ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद। अगर किसी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है, मतलब बाउंड्री कम करनी है, बाउंड्री इंक्रीज करनी है, या किसी प्री एग्जिस्टिंग स्टेट में से कोई नई स्टेट बनानी है, तो इसकी पावर किसके पास है जी? ऑप्शंस देखते हैं, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसकी पावर किसके पास है जी? ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी, आर्टिकल लिख देते हैं जी आपके लिए, आर्टिकल 3rd। डन। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स। ठीक है जी, जब किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट की, ठीक है जी, वैल्यू कम होती है, मतलब प्राइस कम होते हैं, तो उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, थर्ड इज राइजेज, या फोर्थ इज फॉल्स। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4th, फॉल्स। ठीक है,
जब किसी कॉमोडिटी के सब्स्टिट्यूट की, ठीक है जी, प्राइस फॉल होते हैं तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अब टी एंड कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है जी, अगर टी के रेट बढ़ते हैं तो मैं एज अ सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी ले सकता हूँ जी। ठीक है, तो अभी अभी कॉफ़ी मान लो, अभी कॉफ़ी टी का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है जी, और कॉफ़ी के रेट अगर गिर जाते हैं, ठीक है, तो जो टी है ना, तो उसकी मतलब कॉफ़ी के रेट अगर कम हो जाते हैं तो टी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास सस्ता सब्स्टिट्यूट है, दैट इज़ कॉफ़ी। ठीक है जी, तो कॉमोडिटी एक्स का अगर मतलब सब्स्टिट्यूट सस्ता हो रहा है तो एक्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैं एक्स परचेज, जो उसका एक्स का सब्स्टिट्यूट है वाई, मैं उसे परचेज कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं जी। ऑप्शन देखते हैं, सर्विस सेक्टर एंडरिंग सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट एंटरप्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर विच इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी। या फोर्थ इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो ये हम बहुत साल से ये क्वेश्चन सभी ने देखा होगा जी। ठीक है, या हम पहले से भी कर रहे हैं ये क्वेश्चन। का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है जी, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल एंड अलाइड एक्टिविटीज फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन फर्स्ट है सर्विसेज, इट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर, एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। डन जी, नेक्स्ट, other things being equal, a decrease in quantity demanded of a commodity can be caused by। ठीक है जी, बाकी चीज़ें इक्वल हैं लेकिन अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका कारण क्या हो सकता है। अराइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, अराइज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, अ फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो दोस्तों ऑप्शन से क्लियर हो रहा है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अराइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उससे हमारी डिमांड क्या है, कम हो सकती है। ठीक है जी, मार्जिनल रेवेन्यू इज, इनमें से मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। ऑप्शन आर रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट, सेकंड रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल यूनिट्स, थर्ड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, या द रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन एवरी यूनिट सोल्ड। तो हम मार्जिनल रेवेन्यू किसे कंसिडर करते हैं जी, रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट सेल करके जो रेवेन्यू कमाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट इनमें से कहाँ पे है जी। ऑप्शन आर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा या केरला। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, तमिलनाडु। कलपक्कम एंड कुंडाकुलम ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हु रोट द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है जी, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट रिटन बाय अमिताभ घोष, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा या सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी तिबेतियन धर्म गुरु, ऑप्शन सी, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट एंड द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये दोनों किसने लिखी हैं जी, दलाई लामा ने। नेक्स्ट, अंबुबाची अ फेमस फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। अंबुबाची जो फेस्टिवल है जी ये कामाख्या देवी के ऑनर में होता है। ठीक है जी, कामाख्या देवी को कमेमोरेट किया जाता है ये फेस्टिवल। तो हिंट हो गया होगा, कामाख्या माँ का टेम्पल कहाँ पे है, असम में। तो अंबुबाची फेस्टिवल बिलोंग्स टू असम। ठीक है जी, असम में सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत यूनिक सा फेस्टिवल है, दैट इज अंबुबाची फेस्टिवल। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द नाइल इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से नवाजा गया। ये किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें बतानी है कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑप्शन आर
इथोपिया, सोमालिया, सूडान या इजिप्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, इजिप्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूएस एंड इजिप्ट की विजिट पे थे, ठीक है। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है जी, अब्देल फतेह अल सीसी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपनी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ नाइल से नवाजा है जी। इजिप्ट की कैपिटल क्या है जी? कैपिटल देख लेते हैं हम, कायरो, और करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड। इजिप्ट की करेंसी है जी इजिप्शियन पाउंड। डन। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? इनमें से कौन से वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जी? ऑप्शंस आर टेड्रोस एधनम, अजय बांगा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा या जीएस मुर्मू। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक भारतीय अजय बांगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। जो पूरी दुनिया का कॉमनवेल्थ बैंक है, वर्ल्ड बैंक को कौन लीड कर रहे हैं? एक भारतीय अजय बांगा। पहले मास्टर कार्ड के भी सीईओ रहे हैं अजय बांगा, और बहुत सारी और इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ये सर्व कर चुके हैं, एंड टुडे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। डन। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल साइंस डे कब होता है जी? ठीक है, चलो आपको ये बता देते हैं कि नेशनल साइंस डे पहले होता किसके बर्थडे पे है? डॉक्टर सीवी रमन के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। होपफुली आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। 28 फरवरी, 14 मार्च, 25 अप्रैल या 21 में? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 28 फरवरी। 28 फरवरी को होता है जी नेशनल साइंस डे इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर सीवी रमन। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। और ये पहले साइंटिस्ट थे इंडिया के जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया, डॉक्टर सीवी रमन। रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया जी, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी, कैटल क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर डैश। जो हमारे पशु हैं जैसे गाय या भैंस है, ये क्विकली बहुत सारा घास खा लेते हैं, चबा लेते हैं, और इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं? ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। जो हमारे कैटल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो दे स्टोर्स फूड इन रूमन, ऑप्शन ए। रूमन में ये स्टोर करते हैं, तभी इन्हें रूमिनेंट्स बोला जाता है जी, और जिससे ये बाद में जुगाली करते रहते हैं। डन। द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रूमन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली कॉजेज लेड पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा लेड पॉल्यूशन क्रिएट करता है सबसे ज़्यादा? CFL लैम्प्स, पॉलीमर्स, ऑटोमोबाइल बैटरीज या डीजल इंजन? तो रिपीटेड क्वेश्चन है जी, एग्जाम्स में पहले कई एग्जाम्स में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमोबाइल बैटरीज। ऑटोमोबाइल बैटरीज लेड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जी, ठीक है, और ये सबसे बड़ा सोर्स है लेड पॉल्यूशन का, ऑटोमोबाइल की जो हमारी बैटरीज है। नेक्स्ट, व्हिच इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? हमारे इंसान के इंसानी दिमाग है उसका सबसे डेवलप्ड पार्ट कौन है जी, कौन सा है? ऑप्शंस आर सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा या हाइपोथैलेमस। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, सेरिब्रम। दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग विजडम, मेमोरी, विल पावर एटसेट्रा। तो ये सबसे डेवलप्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम, और ये होता है जी हमारे फोर ब्रेन में। दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिब्रम। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच एल्यूमिनियम सॉल्ट इज कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग? इनमें से एल्यूमिनियम का कौन सा सॉल्ट है जो ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है जी? ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटाश एलम। तो दोस्तों पोटाश एलम यूज़ किया जाता है अगर माइनर कट हो, मतलब बहुत मेजर ब्लीडिंग में ये काम नहीं करता जी। माइनर कट हो तो पोटाश एलम हम यूज़ कर सकते हैं जी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ? ऑप्शंस आर ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन, ऑफशोर बैंकिंग,
प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है जी? पहले जिन कंट्रीज़ के ऊपर कार्बन जनरेट करने के कारण बैन्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, तो एक लिमिटेड अमाउंट में वो कार्बन जनरेट कर सकती हैं, उनकी जिस एक्टिविटी से कार्बन जनरेट हो रहा है, ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट किस चीज़ के साथ लिंक करता है जी? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है और जहाँ पे मतलब इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं, ठीक है जी, कार्बन को ना जनरेट करने की, वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन जनरेट किया जा सकता है, ठीक है जी, उसे बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट, विच सेल डिसऑर्डर इन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? इनमें से कौन सा सेल है जी जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है? ऑप्शन देखते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रॉड सेल, कॉन सेल या न्यूरॉन। तो जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है जी, वो रेटिना में हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल, ठीक है जी। तो जो हमारे कॉन सेल होते हैं, जो हमारे रॉड सेल हैं, ये हमें रात को देखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो कॉन सेल हैं, ठीक है जी, इनके डिसऑर्डर के कारण हमें दिन में देखने में प्रॉब्लम होती है और कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है जी, ठीक है। सो कॉन सेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the phenomena of a light associated with the appearance of blue color of the sky is, स्काई का ब्लू कलर किस वजह के कारण दिखता है जी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब रोशनी बिखरती है, स्कैटर होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा कलर है स्काई का, वो ब्लू कलर दिखता है जी, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, जो हमारे फ्रूट्स में कुदरती मिठास है, जो नेचुरल स्वीटनेस है, वो किस चीज़ के कारण होती है जी? माल्टोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस या राइबोस। तो फ्रूट्स में जो फ्रक्टोस पाया जाता है जी, उसके कारण उसमें नेचुरल मिठास होती है। तो स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू फ्रक्टोस। Who is known as the father of blue revolution in India? इनमें से किसे बोला जाता है जी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज वर्गीस कुनिन, विशाल तिवारी, अरुण कृष्णा या सैम पिट्रोडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, अरुण कृष्णा। अरुण कृष्णा एंड डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, इन दोनों को बोला जाता है जी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है जी। ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए हुआ जी? फिशरीज, फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हुआ ब्लू रेवोल्यूशन। एंड टुडे इंडिया इज द बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। जो हम कमर्शियल फिश फार्मिंग करते हैं उसे बोला जाता है जी पीसी कल्चर। दिस इज कमर्शियल फिश फार्मिंग, ठीक है जी। वर्गीस कुरियन है जो, ये हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। अमूल कंपनी के फाउंडर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। विशाल तिवारी हैं जी फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन। एंड सैम पिट्रोडा हैं जी येलो रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अरुण कृष्णा एंड हीरालाल चौधरी इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है जी। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। HTML में जो कीवर्ड्स हैं वो किस चीज़ के साथ एनक्लोज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फ्लावर ब्रैकेट, सेकंड इज एंगुलर ब्रैकेट, थर्ड इज पेरेंथीज या फोर्थ इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो HTML में जो हमारे टैग्स एनक्लोज होते हैं जी, वो होते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। स्क्वायर ब्रैकेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं जी, एंड्रॉयड, विस्टा, iOS या ओपेरा।
तो दोस्तों जो ओपेरा है ये हमारा ब्राउज़र है जी, दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑप्शन डी ओपेरा इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे लेक्चर 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी, जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस से इकट्ठे किए, ठीक है जी। तो होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होने में हेल्प हुई होगी। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस के साथ, जो हमारे क्वेश्चंस मेंशन उसके साथ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता सकें जो क्वेश्चन के साथ लिंक रखते हैं, ठीक है जी। और हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं, ठीक है जी, और चैनल पे ऐसी क्वांटिटी में आती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपकी लाइक हमारे लिए ग्लूकोज का काम करती है और हमें और वीडियोस बनाने पे मजबूर करती है, हमें इनकरेज करती है। तो हम बहुत जल्द पंजाब सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो आपके लाइक्स हमें पंजाब सीरीज़ बनाने में और भी ज़्यादा इनकरेज करेंगे, ठीक है। तो कीप लाइकिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।